Good morning students, this is Arvind Kumar, PGT Physics from Genius Public School। और यहाँ 12th की क्लास में हमने पिछले क्लास हमने स्थिर वैद्युतिकी की शुरू की थी और स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया कि आवेश बेसिकली कहते किसे हैं। ओके, आवेश वास्तव में किसी पदार्थ की वह प्रकृति है जिसके कारण कोई पदार्थ अपनी मूल जो है व्यवहार उसको छोड़ के अलग व्यवहार करना शुरू कर दे तो उसको हम आवेश कह देते हैं। आवेश दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। हमने ये बात कर ली थी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षण प्रदर्शित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। अब कंडीशन हमने ये पढ़नी है कि किसी वस्तु को आवेश दिया कैसे जाता है, उस पर आवेश आता कैसे है, किन कारणों से आता है। तो आवेशन की विधियों में हमारे सिलेबस में 3 मुख्य विधियां हैं। हालांकि इसके अलावा भी आवेश प्रेरित किया जा सकता है, आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। पहली विधि है चालन विधि। चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि। घर्षण विधि ये तीनों तो हमारे सिलेबस में हैं और उसके अलावा जो नहीं है सिलेबस में, जिनको हम आवेश प्रेरित करने की घटनाओं में काउंट तो कर सकते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं। जैसे ताप के कारण, ऊष्मा के कारण किसी धात्विक परत को गर्म करके आप उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। हीटर की तार का एग्जांपल लिया था हमने। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण कि जी आप एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज़्यादा हो जाती है आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति से ज़्यादा होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तब भी आप किसी धात्विक सतह को आवेशित कर सकते हैं। अच्छा, क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र के कारण भी आप किसी सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन 3 मुख्य विधियों को पढ़ना है। हालांकि आप ये सारी विधियां अपने सिलेबस में, इस पूरे सिलेबस में, 12वीं के सिलेबस में बार बार पढ़ लेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको 3 मुख्य विधियां पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या है कि जी 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, आपस में घर्षण करवाते हैं तो घर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। एक चीज़ ध्यान दें, हमने 11th में एक बल पढ़ा था घर्षण बल, ठीक है। और घर्षण बल की मुख्य खासियत क्या है? घर्षण बल की मुख्य बात यह है कि ये जो प्रकृति के 4 मूल बल थे ना, 4 मूल बल, जिनमें से एक हमने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम रखा था, एक हमने कहा था विद्युत चुंबकीय बल होता है, एक दुर्बल नाभिकीय बल होता है और एक प्रबल नाभिकीय बल होता है। तो घर्षण बल इनमें से विद्युत चुंबकीय बल की कैटेगरी में आता है। ये बात याद रखें। विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत आता है, ठीक है। कारण कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर रखी जाती है, जैसे ये M1 ये वस्तु है कोई, ये इस सतह पर रख दिया आपने, तो होता क्या है, इस सतह के इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर के बिल्कुल सतह के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ वाले नाभिक के आकर्षण में आके कुछ इस तरफ इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ इधर के इलेक्ट्रॉन, सतह वाले इलेक्ट्रॉन इधर अंदर के नाभिक के चक्कर में आके इधर भी आकर्षण प्रदर्शित करते हैं और ये एक अस्थायी सा बंध बना लेते हैं। और ये बंध कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ये सतह है, इस सतह के अंदर आपने किसी वस्तु को रखा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इसमें फिट हो जाते हैं ऐसे। अब जब इस वस्तु को सीधा सीधा उठाओगे तो घर्षण नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने निकल के और बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब आप इस वस्तु को लेफ़्ट या राइट घुमाते हो तो इन बंधन बने हुए बंधों के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लेफ़्ट या राइट गति करने नहीं देते हैं। इस वजह से घर्षण डेवलप होता है। अब अगर एक ज़बरदस्ती आपने बाहर से बल लगा के इसको घर्षित करवा ही दिया तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल के नीचे नाभिक के साथ यहाँ वाले में आ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाते हैं।
इस वजह से दोनों सतहों पर कुछ आवेश आ जाता है, घर्षण के कारण आवेश प्रेरित हो जाता है। जैसे हमने पहली क्लास में एग्जाम्पल लिया था कंघे और कागज के टुकड़ों का, है ना। यहां दो चीजें लग रही हैं, ध्यान दें आप। तो कंघे पर आवेश किस कारण से आया था कि हमने उसको घिसा था, बालों में जो है घर्षण के कारण उस पर आवेश प्रेरित हुआ। या स्केल ले लें, प्लास्टिक का स्केल अगर हम रब करते हैं, कांच का स्केल रब करते हैं, तब भी उस पर आवेश आता है। वो कारण क्या है? घर्षण के कारण उस पर आवेश जनरेट हुआ। अब ये घर्षण वाला आवेश, ये टुकड़े भी आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो किस कंघे का आवेशित होना, इसके पीछे कारण कौन है? घर्षण। घर्षण के कारण आवेशित बनना। कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना है, इसका कारण दूसरा है। ओके, तो किन्हीं दो वस्तुओं को जब घर्षण में लाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण किन्हीं वस्तुओं पर आवेश जनरेट हो जाता है। अभी एक और बात मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आवेश का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को आवेश देना या आवेश जनरेट करने का मतलब क्या होता है? आवेश जनरेट करने का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, या न्यूनता हो गई, या कम हो गए। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो कह सकते हैं आप, बदल जाता है। या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कहीं कम ज़्यादा हो जाते हैं, या उनके घूमने का, नाभिक के चारों ओर घूमने का जो चक्कर है, उस जो है ओरिएंटेशन को वो बदल देते हैं। ओके, इन दो कारणों से ही आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से अभी हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं ये अधिकता न्यूनता वाला कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो घर्षण बल है, दो वस्तुओं को जब आप आपस में रगड़ते हैं तो उन पर आवेश जनरेट होता है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि बिल्ली की खाल से जब कांच की छड़ को रगड़ेंगे तब भी आवेश आ जाएगा, है ना। और आप जब जो है स्वेटर्स में, आपने अपनी सर्दियों में देखा होगा, शर्ट में भी हाथ फिराते हैं तो स्पार्किंग होती है ना। सिल्क की बेडशीट पर हाथ फिराएं तब भी हमें वो स्पार्किंग दिखती है। वो सब घर्षण के कारण है। ओके, तो घर्षण बल के कारण बनने वाला जो आवेश है उसको हमने यहाँ डिटेल में पढ़ लिया। हाँ, जो बिजली का गिरना जो है वो भी घर्षण बल के कारण है, वो भी हमने एग्जाम्पल लिया था। नाउ नेक्स्ट आते हैं चालन के कारण या चालन द्वारा आवेशन। चालन से आवेशन कैसे कर सकते हैं? चालन का मतलब है कि फिजिकली एक आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के संपर्क में रख देना है। ठीक है, फिजिकली किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के संपर्क में रख देना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई वस्तु है ए और इस पर कुछ पॉजिटिव आवेश है। ठीक, कुछ पॉजिटिव आवेश है, मान लेते हैं क्या, Q है, और एक ये छड़ है, इस पर कोई आवेश नहीं है फिलहाल, ये निरावेशित है, ये फिलहाल निरावेशित है। अब आप इस निरावेशित छड़ को इससे टच करवाते हैं, जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाते हैं इन दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है ऐसे। अब हुआ ये कि जैसे ही ये टच हो गई तो कुल आवेश जो है, कुल आवेश अब Q हो गया है, और जैसे ही अब अलग अलग करेंगे दोनों को तो A वस्तु पर आवेश की कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, यहाँ बचा हुआ आवेश Q/2 हो जाएगा, छड़ पर बचा हुआ आवेश भी अब Q/2 हो जाएगा। तो फिजिकली आप इनको कांटेक्ट में ला रहे हैं, फिजिकली टच कर रहे हैं, तो आवेश ऐसे आधा आधा स्प्लिट हो जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही आप इसको टच करवा के अलग करवाएंगे तो दोनों पर आवेश की प्रकृति समान ही रहेगी,
जैसे यहाँ धनात्मक था तो दोनों तरफ धनात्मक आवेश ही रहेगा, यहाँ भी धनात्मक आवेश ही प्रेरित होगा, ठीक है, दोनों पर धनात्मक आवेश समान रहेगा। अच्छा, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, एग्जाम में आया हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो कोई वस्तु A है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन पे, ठीक है। मान लो कोई वस्तु A है, उस पर आवेश है प्लस का 3 कूलम, ठीक है, +3। एक कोई आवेश है B, उस पर है -4 कूलम, ठीक। और किसी वस्तु को C को, कोई C वस्तु है, उसको पहले A से टच करवाते हैं, फिर अलग कर लेते हैं, फिर B से टच करवाते हैं, फिर अलग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है A, B और C पर आवेश का मान क्या होगा, नए आवेश जो आएंगे वो कितना कितना होगा। A, B और C पर नए आवेश का मान बताना है, ठीक है, कितना कितना आएगा। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। C जो है पहले निरावेशित था, यहाँ कोई आवेश नहीं था, ठीक है, C बिल्कुल निरावेशित था। आपने इसको उठा के यहाँ A से टच करवाया, जैसे ही A और C को टच कर दिया तो कुल आवेश A और C पर कुल आवेश कितना आ गया, ध्यान दो, इस तरफ देखें, सॉल्यूशन में देखें। A और C को टच करवाएं आप, कुल आवेश कितना आ गया, 3 कूलम, प्लस का 3 कूलम, ठीक है। और इस प्लस के 3 को जब हाफ अलग अलग करेंगे तो A पर आवेश बचेगा सिर्फ Q/2 और C पर आवेश बचेगा Q/2, दोनों प्लस के 3Q/2, 3C/2, 3 कूलम/2, ओके। इन पे आवेश जो है ये वैल्यू बचेंगी। तो A पर जैसे ही आप इसको स्प्लिट करेंगे, A पर आवेश बचेगा 3 कूलम/2 और यहाँ पर भी 3 कूलम/2, इसका मतलब 1.5 कूलम दोनों में बंट गया। अच्छा, अब आप C को लेके गए, C पर प्लस का आवेश है, ध्यान दो, और C को टच करवाया किससे, B से, ओके। C पर पहले पर खुद आवेश है कितना, प्लस का 3/2 कूलम, और B पर आवेश है पहले से -4 कूलम। तो दोनों को जैसे ही टच करवाओगे तो कुल आवेश कितना आएगा, कुल आवेश दोनों पर टोटल आवेश कितना होगा, तो 4 में से 1.5 माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी -2.5 कूलम, -2.5 कूलम, माइनस की वैल्यू -2.5। और इसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे, ये आ जाएगा 5/4 कूलम। तो आप दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग लिख सकते हैं, तीनों की वैल्यूज़ देखो क्या क्या आवेश आता है। A पर नया आवेश बना 3/2 कूलम, B पर नया आवेश बना 5/4 माइनस का, C पर नया आवेश बना माइनस का 5/4 कूलम। C पर पहले आवेश नहीं था, जैसे ही आपने इसको C को पहले A से टच करवाया और फिर B से टच करवा के अलग किया तो तीनों के आवेश का जो है मान बदल गया। एक चीज़ यहाँ और, हालांकि आगे टॉपिक में हम दोबारा डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान दें, पहले कुल आवेश कितना था, 3 और -4, तो पहले कुल आवेश -1 कूलम था। अब कुल आवेश कितना है, तो दोनों को जोड़ के देख लो, आपके पास वैल्यू वही आएगी, -1 कूलम, तीनों की मान। इसका मतलब कुल आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है, ये आवेश का एक गुणधर्म है। आगे गुणधर्म पढ़ने हमें, तो वहाँ फिर दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ देखें आप, कुल आवेश पहले भी -1 कूलम था, अभी भी -1 कूलम ही है, इनका ऐड करोगे तो -1 ही आएगा, ओके। इसका मतलब आवेश कहीं इधर उधर से ना तो घटता है ना बढ़ता है, सिर्फ कम ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो हमने चालन द्वारा आवेश की विधियाँ पढ़ ली, आवेशन पढ़ लिया कि चालन से भी आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेरण विधि पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।